अब आपको ये बताते हैं कि टीएमसी के इन बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय होने के बाद कैसे लोकसभा में एनडीए का नंबर गेम बदल जाएगा। अब तक एनडीए के पास 293 सीटें थीं, जिसमें बीजेपी की अपनी 240 सीट, टीडीपी की 16, जेडीयू की 12, शिवसेना की 7 और अन्य पार्टियों की 18 सीटें हैं। ये अभी तक का टोटल जो आप देख रहे हैं ये नंबर था। अब एनसीपीआई बीजेपी के बाद एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, जिसके पास अपने 20 सांसद हैं। अब तक चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का किंग मेकर माना जाता था। कहा जाता था कि सरकार उन्हीं के समर्थन पर टिकी हुई है। कभी कभी ये बात जेडीयू के बारे में भी कही जाती थी कि ये दो जो पार्टियां हैं, ये असल में इनके आधार पर एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन अब एनसीपीआई बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब बीजेपी सिर्फ टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर नहीं रहेगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि अब निर्भर ही नहीं रहेगी। उनकी निर्भरता टीडीपी और जेडीयू से समाप्त हो जाएगी। तो यह भी एक फायदा होगा एनडीए को। अब एनसीपीआई के 20 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए के पास कुल मिलाकर 313 सांसद हो जाएंगे। यानी मोदी सरकार अभूतपूर्व तरीके से अब लोकसभा में मजबूत हो चुकी है। अब उनका ये जो किला है अब तो बहुत ही मजबूत हो गया। अगर आप लोकसभा में विपक्ष के इंडी गठबंधन की बात करें तो उनकी संख्या पहले थी 232 और अब वो घटकर रह जाएगी 190। इसलिए राहुल गांधी एंड पार्टी के लिए भी ये एक बड़ी बुरी खबर है। टीएमसी के बागी सांसदों के अलावा डीएमके के 22 सांसद भी अब विपक्ष के इंडी गठबंधन को छोड़ चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हुआ करते थे, अब इनकी संख्या 9 रह गई है, क्योंकि टीएमसी के 4 सांसदों ने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने 2 बड़ी भविष्यवाणी की थी और उनकी ये दोनों ही भविष्यवाणियां अब गलत साबित हो चुकी हैं। पहला, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। वो ये बात जानते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन मोदी सरकार तो कमजोर होने के बजाय और मजबूत होती जा रही है और अब एनडीए के 20 सांसद भी मोदी सरकार यानी एनडीए में मिल गए हैं। और अब आप सोचिए कि राहुल गांधी तो ये कह रहे थे कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, यानी राहुल गांधी को अब तो बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पता नहीं कितना लंबा, कोई नहीं कह सकता। इस हफ्ते राहुल गांधी के और उनकी टीम के 2 बड़े विकेट गिर गए हैं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन खुद ही विपक्ष का गठबंधन छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा कि मैं अब इंडी गठबंधन के साथ नहीं रहूंगा और ना ही मुझे राहुल गांधी से कोई लेना देना है, यानी कांग्रेस के साथ भी उन्होंने अपने रिश्ते खत्म कर लिए। तो एक बड़ी विकेट ये निकल गई। और दूसरा, ममता बनर्जी साथ छोड़कर तो नहीं गई, लेकिन वो खुद इतनी कमजोर हो गई हैं कि अब वो राहुल गांधी के साथ रहेंगे भी तो भी राहुल गांधी को उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको इतना कमजोर कर दिया गया है। इसलिए राहुल गांधी के जो सपना था कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, वो तो अब बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये उनकी पहली भविष्यवाणी बिल्कुल गलत साबित हुई। दूसरा, राहुल गांधी ने भारत में आर्थिक सुनामी आने का दावा किया था। हालांकि 5 जून को जीडीपी विकास दर के नए आंकड़े आए थे, जिसमें वर्ष 2025 और 26 में पूरे साल की जीडीपी विकास दर 7.7% रही थी। और आज की बड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच भी युद्ध खत्म हो गया है। हॉर्मुज का रास्ता खुल गया है और इस रास्ते से भारतीय समुद्री जहाज भी अब गुजरने लगे हैं। इसका मतलब यह है कि आर्थिक मोर्चे पर भी ये पूरे देश के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। हमारे और आपके लिए, देश के लिए तो अच्छी खबर है कि हॉर्मुज खुल गया, अब तेल की सप्लाई रेगुलर हो जाएगी। लेकिन हो सकता है राहुल गांधी के लिए ये खबर जो है बहुत बुरी हो। फिलहाल ना तो सरकार गिरती हुई दिखाई दे रही है और ना ही अर्थव्यवस्था में कोई सुनामी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने बड़े ज़बरदस्त विश्वास के साथ की थी और बहुत सारे लोगों ने उसको समर्थन भी दिया था। आज उन सारे लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए अब राहुल गांधी का अगला बयान जो आएगा उसे सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको भी इंतजार करना चाहिए उनकी अगली भविष्यवाणी का। अब देखिए, अभिषेक बनर्जी वो सिर्फ टीएमसी की बगावत से परेशान नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर भी अब उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। बुरे दिन आ गए हैं। आज कोलकाता में अभिषेक बनर्जी से ईडी पिछले 8 घंटे से पूछताछ कर रही है।
पश्चिम बंगाल के स्कूलों में एक नौकरी घोटाला हुआ था, जिसमें नौकरी देने के लिए पैसे लिए गए थे। इस मामले में सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में अभिषेक बनर्जी का नाम भी है। इसके अलावा कल पश्चिम बंगाल की सीआईडी अभिषेक बनर्जी से चुनाव में भड़काऊ बयान देने के मामले में भी पूछताछ करेगी। अब अभिषेक बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो पहले अपनी पार्टी को बचाएं या फिर अपने आप को बचाएं।